सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वैसे तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, शक्ति के नए केंद्र। और इसमें आज हमारा फोकस रहेगा राष्ट्रों पर, जिसमें हम रूस, चीन, इजराइल और भारत को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है और हम अपने फर्स्ट पार्ट में क्षेत्रीय संगठन के अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल यूरोपीय यूनियन को हम डिस्कस कर चुके हैं, आसियान को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सार्क को भी डिस्कस कर चुके हैं और ब्रिक्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जो फोकस रखेंगे वो रहेगा रूस, चीन, इजराइल, भारत। इनके अलावा 2 और राष्ट्रों को यहाँ पर आपके इस चैप्टर में ऐड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है जापान और सेकंड नंबर पर है दक्षिण कोरिया। लेकिन आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम केवल इन्हीं 4 देशों की बात करेंगे और ये जो 2 नए देश इंक्लूड हुए हैं इसके लिए हम पार्ट 3 बनाएंगे, वहां पर इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये नए टॉपिक ऐड ऑन है और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और अगर ये आप तक पहुंचा है डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर नीचे जो आप लिंक देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके आप यूट्यूब पर डायरेक्टली इसे देख भी सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। यहाँ पर सबसे पहले हम चीन को डिस्कस करेंगे। चीन सत्ता का नया केंद्र। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा आबादी है। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है वो कौन सा है? वो चाइना है। और आबादी के साथ ही साथ इसके पास बहुत बड़ा भूभाग है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव जो है इसे बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने में मदद देते हैं और जिस कारण चीन का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं 1949 में माओ के नेतृत्व में, बेटा ये बात ध्यान रखना जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे अगर 4 मार्क्स में तो इन पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करना। 1949 में माओ के नेतृत्व में क्या हुआ था? यहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुआ और उसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई और यहाँ पर मॉडल के रूप में इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं चीन ने बहुत तेजी से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक तरक्की की है जिससे वह महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1972 में चाइना ने अमेरिका से अपने संबंधों को बनाना शुरू किया। उसके बाद हम देख सकते हैं 1973 की बात करें तो 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण को अपनाकर चाइना के विकास को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। 1978 की बात करें तो उस समय के जो तात्कालिक नेता थे जिनका नाम देंग शॉपिंग था, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लें कि ओपन डोर पॉलिसी या खुले द्वार की नीति कब और किस नेता के द्वारा अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? 1978 में अपनाई गई। और किस नेता के द्वारा अपनाई गई? तो देंग शॉपिंग के द्वारा अपनाई गई। उसके बाद हम देख सकते हैं 1978 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। देखिए शॉक थेरेपी में क्या हुआ था? सोवियत संघ ने एकदम से अपनी पूरी व्यवस्था को खोल दिया जिस वजह से वो कोलैप्स हो गई, समाप्त हो गई, विघटित हो गई। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने क्या किया? अपनी पूरी इकोनॉमी को एक एक करके यानी कि स्टेप बाय स्टेप खोला जिससे कि उसे आर्थिक लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1982 में चाइना ने खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ
विशेष आर्थिक क्षेत्रों, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ के नाम से जानते हैं, के लिए ही हटाया गया। और अब चाइना में विदेशी जो कंपनीज थी, जो MNCs थी, वो अपने इंडस्ट्रीज को सेट कर सकती थी। तो यहां से देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि चाइना ने उद्योगों का निजीकरण किस वर्ष किया, तो 1998 में किया। और दूसरा क्वेश्चन है SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पूरा नाम क्या है। तो आप अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जान चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि चाइना ने विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो इसका आंसर रहेगा 2001। अगला जो पॉइंट है वो प्रिडिक्शन बेस्ड है, तो आप इसे अपने क्वेश्चन में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉइंट है कि चीन सबसे ज्यादा तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और माना जा रहा है कि अगर वो इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो आई होप अब आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट राष्ट्र की तरफ, जो है रूस, यानी कि रूस सत्ता का एक नया केंद्र। अगर रूस की बात की जाए तो रूस अपने विघटन यानी कि USSR के टूटने से पहले एक बहुत बड़ा भाग को अपने अंदर समेटे हुआ था। अगले पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं कि 1980 के दशक के अंत तथा 1990 के प्रारंभ में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस सोवियत समाजवादी संघ गणराज्य, जिसे हम USSR के नाम से जानते हैं, का सबसे सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उदित होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि USSR का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, तो USSR का उत्तराधिकारी बनाया गया रूस को। तो आई होप अब आप इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी एशिया में स्थित विशाल आकार वाला एक विकसित देश है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मैप में लिख सकते हैं। मैप में आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला विकसित देश को मानचित्र में पहचाने, तो उसका नाम क्या रहेगा। शाबाश, आपने बहुत अच्छा गैस किया बेटा, उसका नाम रहेगा रूस। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि रूस का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसका जो GDP है विश्व में 11वें स्थान पर आता है। रूस के पास अपने बहुत सारे खनिज, प्राकृतिक संसाधन तथा गैसों का अपार भंडार है, जो इसे वैश्विक पटल यानी कि विश्व में एक शक्तिशाली राज्य बनाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूस की विशेषताएं बताइए, तो आप इन सभी पॉइंट्स को विशेषताओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली चलते हैं कुछ और विशेषताओं को जानने के लिए। रूस के पास अगर शस्त्रों की बात करें तो उसका भी बहुत बड़ा विशाल भंडार जो है वो रूस के पास है। और अगर परमाणु हथियारों की बात की जाए तो रूस के पास परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जिसमें लगभग 550 से भी अधिक परमाणु हथियार शामिल हैं। साथ ही साथ रूस जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम P5 के नाम से भी जानते हैं, इसका भी एक स्थायी सदस्य है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दिसंबर 1991 के बाद सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो विश्व पटल पर 15 नए राष्ट्रों का उदय होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है ये भी आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूड है, जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं। तो ये जो 15 नए गणराज्य थे, ये जब अलग हो गए तो इनमें से 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 12 राज्य थे उन्होंने मिलकर एक नया संगठन बना लिया, एक नया ग्रुप बना लिया, जिसे हम CIS यानी कि स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही गैस किया, बेलारूस में है। और बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वो 12 राज्य कौन से। तो आपके डिस्प्ले पर उन 12 राज्यों का नाम जो है वो फ्लैश कर चुका है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया है। अगर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे तो ये और भी लंबा हो जाएगा। आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है भारत के लिए रूसी सहयोग का महत्व। तो जिस प्रकार भारत रूस के लिए जरूरी है, उसी प्रकार रूस भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से सहयोग और महत्व के विषय हैं। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना की शक्ति और उसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने में रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत में रूस द्वारा परमाणु पनडुब्बी जिसे INS चक्र
SSN प्रदान की गई है। साथ ही साथ निकट भविष्य में रूस द्वारा भारत को एक अन्य परमाणु पनडुब्बी दिए जाने की संभावनाओं को भी हम इसमें तलाश सकते हैं। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में भी रूस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों में भी रूस की क्षमता तथा अनुभव भारत के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल, M64 बंदूकों का उन्नयन आदि रक्षा क्षेत्र में भारत रूस के मजबूत संबंधों को प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है भारत के लिए रूसी सहयोग के महत्व को समझाएं, उसकी चर्चा करें, तो आप इन पॉइंट्स को वहां पर लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सेकंड राष्ट्र की तरफ, जो है हमारा अपना देश भारत, जो कि शक्ति का एक नया केंद्र है। यहाँ पर आप जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो है 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है हमारा भारत, और यहाँ पर युवाओं की आबादी विश्व में किसी भी देश से सबसे अधिक है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति जो है वो इसकी बहुत मजबूत होती जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का जो उम्मीदवार है वो भारत होना चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय हैं और अपने भारत के बारे में हम गलत कैसे सोच सकते हैं। तो हमारी और विश्व के बहुत सारे अन्य देशों की ये मानना है कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में आप क्या समझते हो, तो आप केवल इन्हीं पॉइंट को दो दो लाइन के साथ एक्सप्लेन जरूर कर दें। चलिए चलते हैं इसी के साथ इजराइल की तरफ। इजराइल भी सत्ता का एक नया केंद्र है और इसकी राजधानी जो है वो जेरूसलम है। एक तकनीकी रूप से शिक्षित देश है इजराइल। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, सूचना एवं संचार तकनीकों की बात करें तो ये यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान दिया गया। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि इजराइल जो है अगर विश्व के नक्शे की बात करें तो एक पॉइंट से भी छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी तरक्की को, इसने अपने टेक्नोलॉजी को, इसने अपनी तकनीक को इतना ज्यादा विकसित किया कि ब्लूमबर्ग इसे 5वें स्थान पर रखता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा के लिए नवीनतम तकनीकें जो हैं वो इजराइल द्वारा विकसित की जा रही है। रक्षा, खुफिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में इजराइल अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में, जहां पर हम जापान और दक्षिण कोरिया को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।